नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर है। नाज़रीन 26वीं आइनी तरमीम लाई गई और बहुत सारे लोगों ने उस वक्त, बड़े बड़े आइनी माहिरीन ने उस 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर ये कहा था कि ये गैर मुतनाज़ा तरमीम है और इस सिलसिले में तकरीबन कई दर्जनों पटिशन जो है इसके ख़िलाफ़ आ गई कि इसको आपके रिविज़िट किया जाए, इसको सुप्रीम कोर्ट सुने। लेकिन अभी वो पटिशन मौजूद ही थी, उस पर फ़ैसला नहीं हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी सुना नहीं था कि 27वीं आइनी तरमीम आ गई। 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से कहा जा रहा था कि जी इसमें अदालतें, यानी एग्जेक्टिव का रोल बढ़ गया है और अदालतों का रोल ख़त्म हो गया है। गोया वो अब पाकिस्तान की जो अहम तरीन अदालतें हैं वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नहीं है। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम था और बड़े अहम तरीन आइनी माहिरीन ने ये सवालात उठाए थे। अब 27वीं आइनी तरमीम जो आई है और 26वीं आइनी तरमीम के बारे में ये भी था कि वो बड़ी उजलत में, यानी बड़ी उजलत में उसको पास किया गया था और उस वक्त भी ये सवाल था कि इसको बहस व मुबाहिसे के लिए सेनेट में और पार्लियामेंट में होना चाहिए ताकि एक मुबाहिसे के बाद कंक्लूजन निकले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और बड़ी तेज़ी से वो पास हुई थी। अब 27वीं आइनी तरमीम लाई जा रही है, उसके बारे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या जो 26वीं आइनी तरमीम के अंदर ख़राबियाँ थीं उसको रेक्टिफाई कर दिया गया है? क्या ये 27वीं आइनी तरमीम में जो पाकिस्तान की आवाम के लिए भी कोई कानून साजी हुई है? एक और सवाल है कि क्या ये 27वीं आइनी तरमीम पार्लियामेंट में और सेनेट में, यानी सेनेट और कौमी असम्बली में बाज़ाब्ता इसको आपके इस पर बहस होगी, मुबाहिसे के बाद इसके ऊपर वोटिंग होगी या फौरी तौर पर इसे मंजूर किया जाएगा? 27वीं आइनी तरमीम कितनी ज़रूरी थी और इसकी कितनी अहमियत है? और इस 27वीं तरमीम को जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, आया कि अभी आज ड्राफ्ट आया है, पहले ही से ही लोग ये कहना शुरू हो गए थे कि ये भी एक मुतनाज़ा तरमीम है जिससे जो नुकसानदेह है। अब देखना ये है कि हमारे मेहमान इसको किस तरीके से देखते हैं। आइए मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ़ करा देते हैं। मेरे साथ सेनेटर हुमायूं मेमन साहब, रहनुमा हैं PTI के, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं सैर कामरान साहिबा, रुकन कौमी असम्बली, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ हैं सैयद ज़ैम कादरी साहब, कन्वीनर है पंजाब आवाम पाकिस्तान पार्टी के, आपका बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब हैं, साबिक रुकन कौमी असम्बली, सीनियर सियासतदान, आपका ये बहुत शुक्रिया। जनाब सेनेटर हुमायूं मेमन साहब, आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि आप इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपोजिशन को और आप इस वक्त 27वीं तरमीम को कैसे देखते हैं? जी मेमन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरह है, अगर आप ओवरऑल देखें, जो आइन होता है ना, पहले तो हम सबको पता है कि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी जो मुल्क होता है उसके ऊपर चलता है। वो क्या आइन डिफाइन करता है, आपका मुल्क उस डेफिनेशन के लिहाज से चल रहा होता है। अब हमेशा ये आइन होता था, जैसे 73 का था या इवन जो 18th अमेंडमेंट थी, वो एक मुत्तफिक का डॉक्यूमेंट होता था। सारे उस पर एग्री करते थे, बैठते थे, डिस्कशंस करते थे। साल मेरे ख्याल में 18th अमेंडमेंट पे साल के करीब हुई थी। उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको तो पता नहीं कितना टाइम लगा था। तो इन सब चीज़ों के ऊपर देखते तो आप ये कहते हैं, और ये एक पैराडाइम शिफ्ट होता है। 73 का आइन था, फिर उसके बाद जो 2013 था उसका अपना पैराडाइम एक शिफ्ट था, वो सारी चीज़ें थी। इस दफ़ा जो पैराडाइम शिफ्ट है ना, अनफॉर्चुनेटली ये पहली बार है कि 26वीं तरामीम और 27वीं तरामीम एक किस्म की मुत्तफिक नहीं है, बल्कि इसके ऊपर लोगों के अंदर इत्तेफाक नहीं है। एक बहुत बड़ा तबका, जिसमें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो 100% ले लें और उसके अलावा बाकी पार्टीज को एक बहुत हद तक इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है। सो दैट मीन्स कि एटलीस्ट पाकिस्तान की 60 to 65% पॉपुलेशन
डज नॉट एग्री, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव इसको नहीं करते। तो इस किस्म का जो आइन है वो पाकिस्तान को स्ट्रेंथ नहीं देती, और इसकी वजह यह है इस आइन के अंदर पावर जो है ना ली जा रही है फ्रॉम दी जुडिशरी। फॉर एग्जाम्पल इस दफा में जो वो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन लोगों ने एक टेस्ट किया था जिसको हम कहते हैं पायलट स्टडी, कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वो बनाते, बेंच बनाते हैं। आज फिर उन्होंने देखा उस एक साल में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की वजह से हुकूमत एक भी केस नहीं हारी, चाहे वो पीटीआई से उनका रिजर्व सीट्स छीनना था, चाहे बल्ले के निशान के ऊपर जब इलेक्शन कमीशन ने गलत तरीके से पीटीआई को एज अ पॉलिटिकल पार्टी तस्लीम करने से इनकार कर दिया, उनके लोगों को आजाद कर दिया, जो कि नहीं होता, और सबने ये पूछा, उसको भी उन्होंने डिफेंड किया। फिर आपके मिलिट्री कोर्ट्स को उन्होंने डिफेंड किया। गर्ज के हर वो केस जो वहां पे गया हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत जीत गई। तो अब उन्होंने कहा है कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त है, अब हम ये करते हैं, हम पूरा कोर्ट बनाते हैं और उस कोर्ट के अंदर हम अपने मतलब के पहले 5, 6, 7, 8 जजेस हम डालेंगे, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। अच्छा, जब हम चीफ जस्टिस को डालेंगे, वो कर लेंगे, तो उसके बाद वो साइकिल चल जाएगा और ये हुकूमत वक्त के लगाए हुए जजेस उनके, और वो इनको हटा भी सकते हैं, वो इनको घुमा फिरा भी सकते हैं। मुझे बताया वो कौन सा ऐसा जज होगा जिसका इतने क्रेडेंशियल्स होंगे या इतने उसके अंदर होगा कि वो इन सब चीजों के बावजूद भी उसूली फैसला दे। तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुकूमत का आता है, और मेरे लिहाज से ये एक बहुत बड़ा जुल्म है इस मुल्क के साथ। अब उसके बाद देखिए, अब मैं माइंडसेट बता रहा हूं इन दो पार्टीज की। जो आर्टिकल 1 है वो कहते हैं कि पाकिस्तान में आइन का कोई शिक भी इस्लाम, कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट नहीं जा सकता। हम लोगों ने ये सुना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि अगर सब के सब जो है ना लॉ में बराबर हैं, और अगर मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो उसके भी हाथ काटे जाएंगे। यहां हम लोग ये कर रहे हैं कि आर्टिकल 248 में हम प्रेसिडेंट को कहते हैं कि भाईजान आप पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, हम आपके ऊपर किसी किस्म का क्रिमिनल केस हयात नहीं बनाएंगे। पार्टी को उसको तो छोड़ो कि जब आप अपने टेन्योर में, उसके बाद भी नहीं बनाएंगे, खुली छुट्टी है। मुझे एक बताएं, ये माइंडसेट क्या हमें पाकिस्तान में सूट करता है? और अगर करता है, व्हाई ओनली प्रेसिडेंट? व्हाई नॉट ऑल द पार्लियामेंटेरियंस? व्हाई नॉट ऑल द ब्यूरोक्रेसी? व्हाई नॉट एवरीवन? हम ये कहते कि यार आज के बाद इस मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई हम लोग किस बात के, कौन सा आइन की बात करें, कौन से कानून की बात कर रहे हैं, जब हम इस मुल्क के सदर को क्रिमिनल केसेस की इजाजत दे रहे हैं? आज अगर एक सदर है, कल को कोई और होगा, परसों कोई और होगा। बात है कि क्या ये चीज इस्लाम के या पाकिस्तान के जो आइन है आर्टिकल 1 उसके खिलाफ नहीं जाता? क्या ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन वालों ने मिलकर यही आइन बनाना था? अगर यही आइन बनाना था तो मेरे जैसे लोग तो हम समझते हैं कि हमें उस जगह के करीब भी नहीं जाना चाहिए जहां पे इस किस्म का आइन डिस्कस हो रहा है, क्योंकि ये डिस्कस्टिंग आइन है। दैट इज व्हाट आई कैन से। और बाकी सिर्फ पावर ग्रैबिंग है। अच्छा, छोटी मोटी बाकी चीजें हैं, बोलिए। ठीक है, आप बोलें, जल्दी से बोलें, मैं दूसरे मेहमानों की तरफ जाऊं। देखिए, इसमें बास जगहों पे है। अब फॉर एग्जांपल जो हम बाकी आर्टिकल, जो आर्टिकल 243 वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, उसमें मेरा सिर्फ एक हल्का सा कंसर्न है, इट इज ऑल सेंटर्ड अराउंड पाकिस्तान आर्मी। हालांकि पाकिस्तान में आर्म फोर्सेस के बारे में जनरल बात होनी चाहिए। हम लोग इसमें जरूर कहते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो टीम लीडर होता है उसको बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, पर एट द सेम टाइम जिन लोगों ने परफॉर्म किया उनको भी साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक है, मैं आगे बात करूंगा। मैं जरा सा ज़ैम कादरी साहब की तरफ आता हूं, बड़े जीरक सियासतदान हमारे साथ हैं, उनसे पूछता हूं सर, 26वीं आईनी तरमीम आपके साथ आई, वो अभी मसलन उसके ऊपर इतना आईनी माहिरीन नहीं कहा कि ये मुतनाज़ा है और जल्दबाजी में की गई और इसमें बहुत ख़राबियाँ हैं और जुडिशरी ख़त्म हो गई उसमें काफ़ी हद तक।
अब 27वें का जो ड्राफ्ट आया है उसमें आईनी बेंच को ख़त्म करके आईनी कोड बनाना और बहुत सारे मामलात हैं आपके सामने आए हैं, और भी दूसरी तरमीम है। तो ये 27वीं तरमीम आप कैसे देख रहे हैं सर? डॉक्टर साहब, एक्चुअली दुनिया के महज़ब जमहूरी माशरों में जो आइनी तरामीम है, आपने अपने इंट्रो में भी ये बात की कि वो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए लाई जाती हैं और उसके लिए यकीनन एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो उस पर बैठ के फैसला करती है। 18th अमेंडमेंट हो, 26th अमेंडमेंट हो, 27th अमेंडमेंट हो, मुझे इसमें अवाम की फलाह व बहबूद का तो कोई जो है अंसर नज़र नहीं आया, बल्कि राइट अवे ये सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग की ही फलाह व बहबूद के मंसूबे थे। जहाँ तक हमारी सोच है, मैं तो ये कह रहा था, हम तो ये सोच रहे थे कि शायद 27th अमेंडमेंट में रियासत पाकिस्तान अपना वो किरदार अदा करे जिससे न सिर्फ आवाम को कुछ हासिल हो, बल्कि उस 18th अमेंडमेंट को जिसपे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पंजाब और सिंध पर अपना कब्जा जमाया और उस NFC अवार्ड के जरिए वो तमाम मुल्क के वसाइल लूट कर अपनी हुकूमत को, वो जिसको खुद तो वो डेमोक्रेसी कहते हैं, हम तो उसको ओलिगार्की कहते हैं, कि उसको उन्होंने इस्तेमाल किया और उस पैसे के जरिए बार बार इक़्तिदार में आना और फिर उसके जरिए अपने इक़्तिदार को मजीद मुस्तहकम करना, जो इनका वाहिद अमल है अवाम की फलाह बहबूद से, तो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का ताल्लुक नहीं। अगर होता तो 40 बरस में कम से कम कोई ऐसा काम तो होता कि लोगों को किसी किस्म का रिलीफ मिलता और कोई मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो बेहतरी की तरफ जाता। लेकिन आज आप देख लीजिए कि पिछले 30-35 बरस में जिस तरह इस मुल्क की मईशत, माशरत और सियासत को गहनाया गया है, उसकी मिसाल दुनिया के किसी महज़ब मुआशरे में मिलती नहीं। दूसरी बात यहाँ भी आपने बड़ी अच्छी बात की मेमन साहब ने, कि देखें तरामीम जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से तो हो रही हैं, लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा मौजूद है कि इन तरामीम को करने वालों की अपनी सैंक्टिटी क्या है? क्या वो फॉर्म 47 के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं या वो वाकईतन पूरी पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं? और तो अगर देखा जाए तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज तो नुमाइंदगी नहीं करती हैं आज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की। आप सर्वे देख लीजिए, लोग क्या कहते हैं और लोग क्या बात करते हैं। तो अगर इनकी वो सैंक्टिटी नहीं है तो इनकी इन तरामीम के जो महासिल हैं, जो इनके रिजॉल्व्स हैं, उनका अवाम तक जाना तो खैर जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अवाम की फलाह बहबूद का तो इन चीज़ों से कोई ताल्लुक है नहीं। लेकिन उसके लिए फवायद जो है वो यकीनन सदर साहब के हुए। और हुमायूं भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की कि प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी की जो बात की है, वो भाईजान सिर्फ प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी की बात नहीं हुई, आज उसमें प्राइम मिनिस्टर की इम्यूनिटी की भी बात हो गई है। तो इसलिए अब आप ये तैयारी कीजिए कि हर वो शख्स जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का ओहदेदार है, उसको एक ऐसी इम्यूनिटी मिलने जा रही है ताक़यामत, कि वो जब भी इस मुल्क में जो मर्जी करे उसको कोई कुछ पूछ नहीं सकता। आहिस्ता से ये भी हो जाएगा। तो अगर इस तरह ही मुल्क चलाना है भाई, तो माजरत है मेरी, मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो बात ही कर सकता हूं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपको मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, कौम एक तरफ खड़ी है, चंद लोग इक़्तिदार पर काबिज होकर अपने ही हकूक और अपने ही इक़्तिदार को तूल और ताकत देने के लिए कानून साजी और आइन साजी किए चले जा रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इस तरह की आइन साजी दुनिया में और पाकिस्तान में लोगों के एक मजाक बन के रह जाएगी और मजीद पाकिस्तान को एक नॉन सीरियस स्टेट के तौर पर लिया जाएगा। कि इस तरह की गुफ्तगू जो ये मैंने जिनका जिक्र किया। तीसरी बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जुडिशरी के हवाले से तो भाई माजरत है, कोई अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, जिस जुडिशल एक्टिविज्म और जुडिशल फ्रॉड के जरिए इफ्तिखार अहमद चौधरी ने इस मुल्क की जुडिशरी की तबाहो बर्बादी फेरी थी, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस चले जाएंगे तो शायद वो अदालतें जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल और 25-30 हजार मुकदमा जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको आप जाके शायद एड्रेस कर लें। तो और मैं तो ये समझ रहा था कि वो जो NFC अवार्ड है उसको दुरुस्त किया जाएगा, फेडरेशन की बात होगी, 4 पाकिस्तान जो बन गए इस मुल्क में 18th अमेंडमेंट के बाद, उसको बेहतरी की बात होगी, जो एजुकेशन और हेल्थ है उसको डिसेंट्रलाइज करने की बात होगी और वफाक के जरिए उसको चलाया जाएगा ताकि मुल्क जो है वो तरक्की कर सके और सिंध और पंजाब की हुकूमतों का वो कब्जा जो पूरे मुल्क पे हुआ वो उसको कुछ कम किया जा सके। तो वो नहीं हुआ। तो अगर नहीं हुआ तो फिर रियासत पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि अगर इन तमाम मामलों को दुरुस्त नहीं करना तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। और जाहिर है हम मिसकंडक्ट पे बात करते हैं और आते हैं, मैं इस वक्त आ जाता हूँ आपके जनाब सहर कामरान साहबा की तरफ। सहर कामरान साहबा, पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम जब आई थी तो उसमें बिलावल भुट्टो साहब बहुत एक्टिव थे और ये तासुर नहीं बल्कि ये कहा जा रहा था कि 26वीं तरमीम के खालिक जो हैं वो दरअसल बिलावल भुट्टो हैं। तो वो 26वीं तरमीम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके खालिक आप हैं तरमीम लेकर आए, उस तरमीम को पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सियासी हलक़े ने, इवन हुकूमती लोगों ने भी मुतनाज़ा कहा और उसके ऊपर 33 पटिशन है, बार कौंसल्स, बार एसोसिएशन। अब आप 27वीं तरमीम ला रहे हैं और उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपने सिर्फ आइनी कोर्ट को और 243 में जो चेंजिंग है उसको सपोर्ट किया है, बाकी तमाम वो जो रिक्वेस्ट अवामी लेवल पे थी उसको रिग्रेट कर दिया। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन दो जो आइनी तरमीम के लिए राज़ी हो गई है, इसका मकसद क्या है पीपल्स पार्टी का, वो क्या सोच रही है? शुक्रिया डॉक्टर दानिश। सबसे पहले मैंने आपके दो पार्टिसिपेंट्स को बड़े तहम्मुल से सुना, आप मुझे बात मुकम्मल करने का मौका दीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब अब 26वीं अमेंडमेंट आई थी तब भी हम आइनी अदालत की बात कर रहे थे। ये जो आइनी बेंचेस बने थे, ये मौलाना फजलुर रहमान वो भी पहले आइनी कोर्ट्स को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर पीटीआई की तजावीज़ के ऊपर आइनी बेंच बने थे। ये अलग बात है कि जो ड्राफ्ट मौलाना फजलुर रहमान ने जिस पर इत्तेफाक किया उसमें पीटीआई की मुकम्मल मशावरत हिमायत हासिल थी, लेकिन जब ये असेंबली में पेश हुआ तो उन्होंने इस पर वोट नहीं किया, वो अलग बात है। देखिए, बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है हमारे मंशूर का भी हिस्सा था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी हिस्सा था। अब ये कहते हैं कि 40 साल में कुछ नहीं किया। अब मैं किस बात की का बताऊं कि 40 साल में मुतफ़िक़ आइन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, मुल्क को एटमी ताकत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया, सूबों को उनके हकूक़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए, जो अवाम के हकूक़ हैं उनकी गारंटर जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी। इसी तरीके से सी पैक की बात कर दें, GSP प्लस की भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बात करें। महमूद मौलवी साहब, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली तो चीज ये है कि मैंने ये अमेंडमेंट जो अभी आई है मैंने पढ़ा नहीं है, मगर अभी जो मेरे भाई और बहन गुफ्तगू कर रहे थे इसके ऊपर जो मैं देख रहा हूँ, देखिए कोर्ट्स का जो कल से आ रहा है, मेरे ख्याल से तो ये बड़े खुशाइन बात है। उसकी वजह ये है कि ये क्यों एतराज है कि जजों को ट्रांसफर नहीं हो सकते, जब ब्यूरोक्रेसी पूरी ट्रांसफर हो सकती है और मैं कहूँगा दूसरे इदारे ट्रांसफर हो सकते हैं, तो जजेस को जो है ट्रांसफर में कोई कबात होनी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर देखिए, अगर हम लोगों की नीयतों पे तो हम इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, मगर अगर आप इसको ये सोचें कि एक इंडिपेंडेंट व्यू से सोचें तो ट्रांसफर्स होना मेरे ख्याल से ये तो एक खुशाइन बात है कि एक जो है वो एक जगह पे स्टक नहीं है। आज वो पंजाब में है, कल वो सिंध में हो सकते हैं, परसों वो KPK में हो सकते हैं, बलूचिस्तान में हो सकते हैं, ताकि ये जो है कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं हो, मतलब जो है अजारदारी नहीं हो। क्योंकि देखिए, पहले जो जजेस के रूल्स थे उसमें बड़ा क्लियर था कि जजेस को तो दावतों में जाना भी अलाउड नहीं था, ताकि वो लोगों में घुल मिल ना जाए, ताकि वो अपने वर्डिक्ट देते में उनको कोई कबाहत ना हो। तो मेरे ख्याल से अगर एक जज का दूसरी जगह ट्रांसफर हो तो इसमें तो मैं तो कहूँगा खुशाइन बात है। अब जहाँ से मेरे भाई बात कर रहे थे कि जी अवाम के लिए जो कानून बदलना था, वो मेरे ख्याल से अभी 27वीं आई है, थोड़े अरसे में 28वीं तरमीम भी आ जाएगी। उसमें हो सकता है कि अवाम के लिए जो है वो जो है इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो जाए। और देखिए, फील्ड मार्शल साहब के लिए देखिए, एक किसी ना किसी को तो आपको बड़ा बनाना ही पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अगर जो है उनको एक रुतबा दिया गया फील्ड मार्शल या प्रेसिडेंट साहब को जो पावर्स है, प्रेसिडेंट साहब के पास तो पहले भी पावर्स थे, देखिए ना, वो तो एक फांसी के कैदी को भी माफ कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये तो कानून में लिखा है। तो ये जब चीजें हैं तो इसके ऊपर देखें, हम सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
आते हैं जनाब सबसे पहले सेनेटर हुमायूं मेमन साहब की तरफ। सेनेटर साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली, अब मुझे ये बताइए कि अपोजिशन ये तो आ जाएगी, लगता ये है कि इनका नंबर पूरा है, तो ये 27वीं तरमीम तो ले आएंगे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भाई इसमें अपोजिशन अपना पूरा रोल अदा करे, पार्लियामेंट में या कमेटीज़ में बहस करे, वोट दे। आप इस तरमीम को किस तरह डील करने जा रहे हैं? क्योंकि आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी से कह रहे हैं कि ये तरमीम 26वीं तरमीम से भी ज़्यादा 27वीं तरमीम नुकसानदेह होगी मुल्क व कौम के लिए। आप इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी मेमन साहब, आपसे पूछ रहा हूँ। जी अच्छा। देखिए, इस तरह हम लोग 27वीं तरामीम को कंटिन्यूएशन ऑफ 26वीं तरामीम देख रहे हैं। 26वीं तरामीम में ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था कि आप जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर रहे हैं। इसमें आप इंतहा कर रहे हैं कि आप जजेस को अभी आप उनके तबादले और फिर एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट और ये सारी चीज़ें, खासतौर पे जो जजेस के तबादले हैं वो प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं। देखिए, ये पूरी दुनिया में ये सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है जब आप जजेस को तबादले करते हैं। उसके जो मेन वजह है वो ये है कि आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ख़त्म कर देते हैं। जब एग्जेक्टिव जजेस को आगे पीछे कर सकती है तो वहां पे ऑब्वियसली मैं किसी अच्छी जगह पे बैठा हूं तो आई विल बी वरीड अबाउट कि यार मुझे कहीं और ना भेज दे, मुझे बलोचिस्तान ना भेज दे, मुझे इस्लामाबाद बहुत अच्छी जगह है, इस्लामी जगह, तो दो काइंड ऑफ थिंग्स। तो उसमें लोग आउट ऑफ दिनों जैसे आजकल जा रहे हैं। हम पहले भी समझते थे, लास्ट टाइम चूंकि इनके पास नंबर्स कम थे, इन्होंने डाके अभी नहीं डाले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीट्स के ऊपर। कोई किस चीज के ऊपर, कोई किस चीज के ऊपर, खाली ये नहीं है कि जैसे कमेटी में 3 घंटे के लिए आज के दिन चले गए, 3 घंटे 4 घंटे कल हो जाएगा और मंडे को जी ये पास हो जाएगा। यार ये कौन सी चीज क्यों बना रहे हैं? आप लोगों ने इस मुल्क को पहले हर चीज को तबाह किया। रेलवे आपने तबाह किया, TIA आपने तबाह किया, स्टील मिल आपने तबाह किया, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री आपने तबाह की। आज 50% पे हमारी पावर्टी आ गई है। आज हमारी जो जॉबलेसनेस है वो हमारी 22% पे चली गई है। आज IMF कहते हैं कि हम लोगों ने ये जॉबलेस जो लोग हैं ये हमारे ऊपर, मुल्क के ऊपर बोझ है। रीजन में देखें तो हमारा जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का रेट है बाकी का उसके आधे से कम है, तो nobody can compete in the business over here। तो ये चीज करके अब आप बाकी सारी सिस्टम को भी तबाह कर रहे हैं। तो जो कमेटी है, प्रिंसिपल हम इस कमेटी में इसलिए भी जाना चाहते हैं कि ये जो माइंड सेट है, ये जो गंदा माइंड सेट है, जो कहते हैं कि यार तुम जो मर्जी चोरी कर लो, जो मर्जी गलत काम कर लो, आपको ता हयात आपको हम प्रोटेक्शन देके क्रिमिनल केस नहीं देंगे। मैं नहीं समझता इन लोगों के साथ बैठना चाहिए। वजह यह है कि मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। बाज ऐसी गंदी जगह होती हैं जहां पे आप जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है? जब इस किस्म की चीज होती है, आई वुड नॉट लाइक टू गो ओवर देयर। हाँ, मैं इसके ऊपर बहस जरूर करूंगा कि यार ये गलत है। मैं बहस क्या करूंगा? मैं उस सेनेट के फ्लोर पे करूंगा, मैं उस कमेटी के आगे नहीं करूंगा जहां पे 6 बंदे बैठे हुए हैं और मुझे एक बंदे को लाके बिठा के कहते कि यार तुम ये कर लो। नहीं, आई वुड लाइक टू सिट इन द फुल कोर्ट और फुल क्या कह सकते हो उसे, सेनेट सेशन में, और वहां पे मैं इसके ऊपर जरूर करूंगा। बाकी मैं जगहों पे मैं इन प्रिंसिपल मैं कहूंगा कि नहीं, मुझे आप लोगों के साथ बैठना नहीं चाहता। क्योंकि देखिए, बात इसकी नहीं है कि इन पर्सन में आपके साथ बैठना नहीं चाहता। मेरे लिए सेनेटर सहर कामरान साहबा बहुत इज्जतमंद साहिबा है, लेकिन वो जो माइंडसेट है ना, जो पावर ग्रैब कर रहा है, जो आवाम का नहीं सोच रहा है, जो अपनी सोच रहा है, जो ये देख रहा है कि मैं कैसे गलत काम करके बच जाऊं, मैं उस माइंडसेट के साथ नहीं बैठ सकता। आई एम सॉरी, मैं उसके साथ, वो कहते हैं यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। आई डोंट वांट टू कीप दैट कंपनी, आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम देम। दैट इज व्हाट वी थिंक जी। ठीक है, मैं आता हूं ज़ैम कादरी साहब। अच्छा ज़ैम कादरी साहब, हुकूमत ने जिन चीज़ों को आपने कहा कि आना चाहिए था, हुकूमत ने वो चीज़ें लाई थी। पॉपुलेशन का मसला मरकज़ को देने के लिए, तालीम सेहत को भी मरकज़ में
लाने के लिए 18वीं तरमीम के हवाले से जो कहा जा रहा है कि उसमें कई ख़राबियाँ हैं, उसको दुरुस्त करना था, रिफ़ॉर्म लाना था, तो हुकूमत ने एक ड्राफ्ट दिया था बिलावल भुट्टो को और एनएफसी के हवाले से भी कहा था कि सेंट्रल को मजबूत किया जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन तमाम चीज़ों को रद्द कर दिया। हुकूमत तो लाई थी लेकिन और हुकूमत ज़ाहिर है इस वक्त मुस्लिम लीग नून की है। एक तो सर इस पे आपका कमेंट चाहिए होगा। दूसरा मुझे ये बताइए सर कि ये जो आपकी तरमीम है, अगर ये तो वैसे तो आप समझते हैं सर कि ये पास हो जाएगी, क्या ये बेहतर नहीं है कि वज़ीर इत्तलात, मरकज़ी वज़ीर इत्तलात, सेक्रेटरी इत्तलात जनाब अफजल चंद साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि इस तरमीम को 1 महीने तक सेनेट और कौमी असम्बली में उस पर बहस किया जाए, कमेटी में नहीं, ओपन पार्लियामेंट में, और उसके बाद उसमें देखा जाए कि ये चीज़ सही है या गलत। आप क्या कहते हैं सर? देखिए डॉक्टर साहब, आप बड़े समझदार आदमी हैं, माशाल्लाह जहांदीदा आदमी हैं। तरमीम जो आ रही है, जो उसका जहाँ से वो पावर ड्राइव कर रही है, वहाँ पर तो यही कॉन्सेप्ट था कि 18th अमेंडमेंट को अंडू किया जाए और उस अंडू करने के बाद इस मुल्क के फेडरेशन को एक बार फिर फेडरेशन बनाया जाए। और बिलावल भुट्टो साहब ने, शहर कामरान साहिबा मेरी बड़ी प्यारी बहन है, मैं सिर्फ माजरत से अर्ज करूं कि उन्होंने तो जो बिल था उसमें वो ब्यूरोक्रेसी के बारे में एक शिक थी कि उनको वो डुअल नेशनल नहीं हो सकेंगे। अगर यानी कि शहर कामरान साहबा हो डुअल नेशनल तो वो मेंबर नहीं हो सकती, लेकिन अगर सेक्रेटरी साहब 22 ग्रेड के अफसर हों तो वो डुअल नेशनल होकर भी जो है वो मुल्क में उसी तरह ही अपनी ताकत का मुजाहरा करते रहे। तो ये सारी चीजें वो बिलावल साहब ने उसकी भी मुखालफत कर दी। भाई हर चीज को जो है वो अपने लिए आप थ्रेट क्यों समझ लेते हैं? आप क्यों लोगों से, क्योंकि आपकी रूट्स अवाम में नहीं है, तो आप उन तमाम जो सहारे हैं उनको ढूंढते हैं कि वो आपको ताकत देते रहे और ब्यूरोक्रेसी आपको ताकत देती रहे और आपका इक़्तिदार कायम रहे। तो मैं बेसिकली जो कहना चाह रहा हूं कि ये तरमीम जो है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार, हसूल इक़्तिदार और जो मौजूदा अवेलेबल इक़्तिदार है उसको तक़वियत पहुंचाना है। जजेस के बारे में बिल्कुल शहर आपा ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि देखिए जो किरदार रहा है साकिब निसार का, जो रहा है अपना इफ्तिखार चौधरी का, जिस तरह उन्होंने जुडिशरी को ताज किया है और ताराज किया है और एक मोम की नाक बना के रख दिया है, तो वाई नॉट? एक जज अगर बैठा हुआ पंजाब में और पंजाब का और लाहौर का रहने वाला है, उसके 10 करोड़ 20 करोड़ या वाकिफ है, वो हर बंदे की सिफारिश मान के किसी को बरी किया जा रहा है, किसी के हक में फैसले किए जा रहा है, तो अगर इस पे कदगन लगानी है तो क्या तरीका है? वो यही तरीका है ना कि आप उसको ले जाए। लेकिन यहाँ ये मकसूद नहीं है। मकसूद यहाँ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ये करने जा रहे हैं 18th अमेंडमेंट में जो किए हुए हैं, उनको जो है वो तकवीयत दी जाए और उनको कंसोलिडेट किया जाए और वो ना कहीं तब्दील हो जाए। तो वो जिस दिन अल्लाह ने फजल किया, जिस दिन ये घर गए और कोई और हुकूमत आई, तो वो इनके सारे काम को जो है वो नल एंड वॉइड कर देगी। इन्होंने असल वजह तो ये है कि जो मौजूदा हुकूमत, ये हुक्मरान हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, इन्होंने उन तमाम अवामिल को जिसमें एजुकेशन थी, जिसमें हेल्थ थी, जिसमें एनएफसी अवार्ड था। अब देखें ना जो एनएफसी अवार्ड का हशर ये करते हैं और जिस तरह डेवलपमेंट सिंध और पंजाब में होती है, क्या उसकी रमक भी आपको केपीके और बलूचिस्तान में नजर आती है? डॉक्टर साहब, पानी पीने का नहीं है बलूचिस्तान में लोगों को, इसलिए नहीं है कि वो जो कुछ उनको दिया जाता है वो ऊंट के मुंह में जीरा है, और जो दिया भी जाता है वो वहां के सरदारों को दिया जाता है डायरेक्टली और वो भी उसको अपने घर ले जाते हैं। तो अगर फेडरेशन इसको मॉनिटर नहीं करेगी तो अक्रॉस द बोर्ड जो पाकिस्तानियत, जिसके लिए मैं बात कर रहा हूं, एक ताकतवर पाकिस्तान बनाना और हर शख्स को, इस मुल्क के 23 करोड़ अवाम के हर शख्स को एक पाकिस्तानी बनाना, ना कि सिंधी, बलोची, पठान और जो है वो बलोच बनाना और पंजाबी बनाना है। जब तक आप इस चीज से नहीं निकलेंगे, जब तक आप इन चीजों को लेकर जाकर एट द टॉप लेवल जो है वो फेडरेशन को ताकतवर नहीं करेंगे, तो इस मुल्क का वो नैरेटिव और इस मुल्क का वो पैगाम नहीं पहुंच सकेगा। आज बलूचिस्तान में आप देखिए इंडिया किस तरह इंसर्जेंसी कर रहा है।
जो हिंदुस्तान KPK में इस वक्त अपनी प्रॉक्सीज के जरिए जुल्म और बर्बियत उसे जारी रखी हुई है, क्या आप ये सिर्फ KPK के लोगों की जिम्मेदारी है? आई एम सॉरी सर, मेरी भी जिम्मेदारी है, ये पंजाब के लोगों की भी जिम्मेदारी है, ये सिंध के लोगों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग का मतमा नजर ये है कि ऐसी तैसी में रहे पूरा पाकिस्तान, बलोचिस्तान और KPK में जो मर्जी होता रहे, हमारी अपनी हुकूमतें कायम रहे, ना पीपल्स पार्टी पंजाब में आए, ना पंजाब नून लीग सिंध में जाए, और ये एक दूसरे के इक़्तिदार को ताकतवर दे के इस मुल्क के लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। तो अगर भाई अवाम ने बेवकूफ बनना तो बनती रहे, हम तो बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं है डॉक्टर साहब, सॉरी। बहुत ठीक है सर। मैं आता हूँ सर कामरान साहब, दो चीज़ें मैं चाहूँगा आप उसके ऊपर ज़रूर वजाहत करें। एक तो ये है कि दोहरी शहरियत अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सही नहीं है इस मुल्क की, तो ब्यूरोक्रेसी के लिए कैसे सही है? बिलावल भुट्टो ने इसको क्यों रिफ्यूज़ किया? दूसरा, 18वीं तरमीम के बारे में कई आईनी माहिरीन ये कहते हैं कि ये कॉन्फेडरेशन की तरफ मुल्क को ले गया है, ये फेडरेशन नहीं रही। अब अगर शहबाज शरीफ साहब ने ड्राफ्ट बिलावल भुट्टो को दिया, जिसमें पॉपुलेशन है, जिसमें तालीम है, जिसमें सेहत है, और जिसमें आपका एक निसाब होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, NFC होना चाहिए, तो उसको उन्होंने रिग्रेट क्यों कर दिया? क्या वजह है कि वो इन चीज़ों पे जहां आवाम को बराह रास्त फ़ायदा हो रहा था उसको तो सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जिन चीज़ों से इनको यानी पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमत को जो इल्ज़ाम है, क्योंकि कहा यह जाता है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, अब ये आवाम से जीत नहीं सकते, तो ये इसी तरह से अपनी हुकूमत को तूल देना चाहते हैं। ऐसे इक़दामात को क्यों सपोर्ट किया? जी क्या कहेंगी? डॉक्टर दानिश, मैं तो चाहती थी कि हम बिल्कुल फोकस्ड रहें 27वीं तरमीम पे, लेकिन फिर आपने कहा फॉर्म 47। यकीन करें अगर 2018 में RTS सिस्टम ना बैठता तो जमहूरियत जो है वो स्ट्रेंथन हो चुकी थी और वो अपना रास्ता लेती कि बीच में हिकअप्स आए या नहीं आते। देखिए 18वीं अमेंडमेंट एक मुत्तफ़िका जो है अमेंडमेंट थी जिसको सबने वोट किया, जो सबकी बाकायदा मुशावरत के साथ एक मुकम्मल जो है मुशावरती अमल के बाद जो है वो पास हुई पार्लियामेंट से। तो उसको अब मुतनाज़ा बनाना इसलिए कि आज आपकी सोच मुख्तलिफ है। एक गलत बुनियाद तो डाली गई ना, सिविल सुप्रीमेसी के ऊपर भी हमला किया गया और जो है RTS सिस्टम बिठाकर पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम पे भी हमला किया गया। शायद ही भूल गए वो वक्त कि जी जब जो है कहते थे कि जी हमें तो वोट जो है चीफ ऑफ आर्मी साहब उस वक्त के जो है वो पूरे करा के देते हैं, जिस वक्त जो है वो जनरल फैज जो है वो किसी कर्नल को बिठा के जो है पूरा पार्लियामान चलाते थे। लेकिन ये मैं इन बातों पे जाना नहीं चाहती। और अभी जिक्र किया जी PIA जो है डॉक्टर साहब कहते कि जी PIA जो है वो तबाह कर दी, तो मैं कहूँगी कि याद कर लेना अपने एविएशन मिनिस्टर का वो बयान जिसने जो है $600 मिलियन का 4 साल में PIA को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा PIA के पायलट्स की जो क्रेडिबिलिटी थी वो सबको डैमेज किया, PIA के रूट्स बंद हो गए। तो हम अपनी पहले एक इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। एक जो होता है बस आप एक फ्लैटरिंग स्टेटमेंट दे दें, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें, ये हल नहीं है। आपने बात की कि ये सूबाई खुदमुख्तारी की, देखें जब इकाइयां मजबूत होती हैं वफाक मजबूत होता है। 18वीं तरमीम ने सूबों को भी मजबूत किया और सूबों के दरमियान एक बाहमी एतमाद भी बहाल किया। उसके बाद फिर जो वक्त आया उसमें हम यकीनन नुकसान हुआ, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ एक बहुत मुश्किल जंग अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सरहदों के अंदर लड़ी और दहशतगर्दी को शिकस्त दी। लेकिन उसके बाद दहशतगर्दों को जाके दोबारा अब बताया क्या? फिर हम ये कहते हैं कि KP में क्यों सूरत हाल है, फिर हम ये कहते हैं कि जी क्यों बलूचिस्तान में सूरत हाल है, फॉरेन इंसर्जेंसी भी है और दहशतगर्दी भी है। देखिए बात ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि जी इख्तियारात सिर्फ वफाक के पास हैं, नहीं, वफाक अपने जो इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस करे और देखे कि रेवेन्यू के इश्यूज कैसे एड्रेस होते हैं। यही कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जहां पर इश्यूज हैं वहां पे आए सूबों से डिस्कस करें, कौन सा कॉमन इंटरेस्ट है जहां पे सूबे अपने मसाइल अपने इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं, उसकी बाकायदगी से मीटिंग्स हो। अब ये कहना जी सूबे अगर जो है वो पहले तो हमें तो PTI के दौर में जो है या इससे पहले सोवरेन गारंटीज भी नहीं मिलती थी। आज सिंध के अंदर जो है बेहतरीन सेहत का निज़ाम है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है महंगी तरीन सर्जरीज हो रही हैं, जो जदीद सेहत का निज़ाम है, साइबर नाइफ है, जो लिवर ट्रांसप्लांट है, लंग ट्रांसप्लांट है, NICVD एक मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
मुझे ज़रा दोहरी शरीयत पे बता दीजिए क्यों आपने रिफ्यूज़ किया। ये ज़रा टाइम कम है ना हमारे पास, चलें मैं इंटरप्ट किसी को नहीं कर रहा, आपको भी नहीं कर रहा। तो देखिए बात यह है कि अगर जो है अच्छा, कोई बात नहीं है तो वफाक मजबूत है। अब ये कहना कि जी आप एक सिंगल नेशनल करिकुलम, हमने देखा था सिंगल नेशनल करिकुलम का हाल, जिस तरीके से वो करिकुलम किताबें बन गई जल्दी जल्दी, हमारे यहाँ की जल्दबाजी में होती है। आप यानी डॉक्टर दानिश आप तो याद कर सकते हैं ना वो वक्त जब जो है वो दीनियात इस्लामियात हुई, जब सिविक एजुकेशन को खत्म कर दिया गया, सोशल स्टडीज जो है वो सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज रह गई। आज मेरे पास टाइम नहीं है, फिर मैं आपसे दोहरी शरीयत का आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आप दोहरी शरीयत पे कमेंट्स करें ताकि महमूद मौलवी साहब बेचारे को भी टाइम मिले, वरना ख़त्म हो जाएगा। देखिए मेरे इल्म में नहीं है कि उसके ऊपर जो है हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में क्या गुफ्तगू हुई और क्या चीजें जो है सामने आई हैं, और अगर उससे हो सकता है कि एकदम से खत्म कर देते, बहुत सारे लोग जो भी जुडिशरी में भी हैं या अदरवाइज हैं उनको कोई होता ठीक है, लेटेस्ट पे डिबेट हो सकती है। नहीं, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, क्योंकि आप इस वक्त क्लियर नहीं है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने क्यों रिफ्यूज़ किया है। जाहिर है इस पर आपका कमेंट्स नहीं आ सकता है और वो पीपल्स पार्टी का नहीं हो सकता है। बहरहाल हम आगे चलते हैं महमूद मौलवी साहब की तरफ। महमूद मौलवी साहब, आपकी मौजूदगी का एक फ़ायदा उठाता हूँ, ये तो गुफ्तगू चली रही है माशाल्लाह, हमारे मेहमानों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और हमारी कोशिश होती है कि मेहमान अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, इसमें हमारी पसंद और नापसंद शामिल नहीं होती है, सवालात ज़रूर उठते हैं। महमूद मौलवी साहब, आप लोग आजकल एक मैंने देखा कि एक ग्रुप जो है इस वक्त बहुत सारे सियासतदानों से मिल रहा है, और वो ग्रुप कि क्या इस वक्त उसका काम है, क्या चाहता है वो ग्रुप, जिसमें आप भी मेंबर हैं और भी दूसरे लोग, इमरान इस्माइल साहब भी हैं, चौधरी साहब भी हैं और भी लोग हैं, क्या कहते हैं सर? डॉक्टर साहब, मैं उसका जवाब तो आपको 1 मिनट में देता हूँ। पहले मैं आपको एक चीज ये वाजे कर दूं, ये 27 अमेंडमेंट जैसे ही पास हो जाएगा तो बाकी जो आप कह रहे थे अवाम के मफाद में जो अमेंडमेंट्स है वो इंशाल्लाह 28वीं तरमीम फौरन आ जाएगी और वो सब चीजें भी पास हो जाएगी। उसके आप मतलब अवाम को जो है ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, अवाम के लिए परेशान ना हो, ठीक है, परेशान ना हो। 28वीं तरमीम बड़ी जल्द आ रही है। और जहां तक आपने कहा कि आ रही है, फिर ये जो आपने कहा कि हम क्या कर, देखिए हम जो है मुफाहमत की सियासत को तरजीह देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे और लोग हैं जो कि इस वक्त जो कि पीटीआई में और गवर्नमेंट में और मैं कहूँ इस्टेब्लिशमेंट में जो भी है, इन चीजों को नजदीक लाने की कोशिश कर रहे हैं मुल्क के मफाद में। इसमें जो है हम इससे यही कह रहे हैं कि जी मुज़ाहमत के जो है के बजाय, सियासत के बजाय मफाहमत की, और इसमें पीटीआई के कई लोगों से बात हुई और मैं कहूँगा हुकूमत में भी लोगों से बात हुई और हर तरफ से बात हो रही है कि देखिए जी मफाहमत की सियासत होनी चाहिए। और जिसमें मैं आपको कहूँ कि पीटीआई के लोग भी इससे एग्री कर रहे हैं कि देखिए तशद्दुद और वायलेंस की सियासत जो है नुकसानदेह जो है मुल्क के लिए भी साबित होती है, अवाम के लिए भी, और मैं कहूँगा इकोनॉमी के लिए भी। तो देखिए इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि जी ये जो है, और ये मैं सारी पार्टीज के लिए कह रहा हूँ, ये मैं कोई पीटीआई के, क्योंकि देखिए एक दौर था कि मज़ाहमत की सियासत हर पार्टी ने किया और आपने देखा इकोनॉमी पे फर्क पड़ता रहा। और जहां तक मैं ये तशद्दुद की और वायलेंस की बात करूं, पीटीआई वाज नेवर अ तशद्दुद और वायलेंस की पार्टी कभी थी नहीं। तो वो हम चाह रहे हैं कि देखिए सारी पार्टीज जो है, और मेरे हुकूमत के अंदर भी जो मेरी मुलाकात हुई वो बड़े खुशाइन थी, वो भी इस बात से एग्री कर रहे हैं कि जी मुफाहमत के ऊपर के साथ सियासत होनी चाहिए, टेबल पे बैठ के गुफ्तगू होनी चाहिए और चीजों को टेबल पे सॉर्ट आउट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ऑन द स्ट्रीट्स। ठीक है। अब महमूद मौलवी साहब एक काम और कर लें, चलें आप पीटीआई और इन लोगों को मुफाहमत की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हुकूमत को भी एक बात कर लें, जो हुकूमती पार्टी है, कि आवाम के मैंडेट को तस्लीम करें, आइन को नाफिज करें। आइन जो बनाया गया, इन्हीं सियासी जमातों ने बनाया है,
उसको मुकम्मल नाफिज करें और आवाम के मैंडेट को तस्लीम करें। चोर दरवाजे से हुकूमत में ना आए, ये कम अज़ कम आप हुकूमत को जाएं तो ये मशवरा ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, डॉक्टर दानिश को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।